बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे बेटो बेटियों अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद अनवर शाहीन और हम बायोमॉलिक्यूल्स में प्रोटीन स्टडी कर रहे थे कल। बट बिट ऑफ प्रोटीन्स रिमेंस टू बी कंप्लीटेड टुडे। तो वो जो बाकी बचिया है प्रोटीन का थोड़ा सा हिस्सा, वो आज हम कंप्लीट कर रहे हैं और वो है, ये आपके सामने है। ये लिखा हुआ है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। प्रोटीन की स्ट्रक्चर की बुनियाद पे उसको क्लासीफाई करना है। यहाँ पे एक थोड़ी सी गाइडलाइन मैं आपको और भी दूँ कि 2-4 साल पहले एक लॉन्ग क्वेश्चन आया था स्टूडेंट्स को, बिल्कुल एग्जैक्टली यही, डिस्क्राइब क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे कई सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए थे। वर्ड आ गया स्ट्रक्चर, तो उन्होंने वो प्राइमरी सेकेंडरी स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कर दिया। हालांकि ये लिखा हुआ है, इसी जो हेडिंग है आपकी बुक में, उसके नीचे वाली 2-3 लाइनें जो हैं वहाँ पे लिखा हुआ है। और अगर ऐसे आता है, कम आता है, पेपर सेटिंग के लिए जो जाते हैं लोग, वो इस तरह कंफ्यूजिंग क्वेश्चन ही देते। तो इसमें लिखना था फाइब्रस प्रोटीन्स और ग्लोबुलर प्रोटीन्स, छोटा सा एक टॉपिक है, इसी को ही बस एक्सप्लेन कर देना था। वो अगर आपसे पूछा जाएगा तो वो सीधा सीधा आपसे पूछा जाएगा कि डिस्क्राइब प्राइमरी स्ट्रक्चर या सेकेंडरी या क्वाटरनरी या कोई सी दो, जो भी आपसे पूछें तो इस तरह से वो पूछेंगे। या वो अगर स्ट्रक्चर प्राइमरी सेकेंडरी पूछना है तो वो यूँ भी पूछते होते हैं कि डिस्क्राइब लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल, टर्शरी लेवल, ये लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी जहाँ पे प्राइमरी सेकेंडरी डिस्कस किया हुआ है उन्हीं लाइनों के शुरू में वहाँ लिखा हुआ है लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वो उस तरीके से पूछेंगे। और अगर ये वाली लाइन पूरी की पूरी पूछेंगे तो फिर आपने फाइब्रस और ग्लोबुलर प्रोटीन्स को एक्सप्लेन करना है। तो हम एक्सप्लेन करते हैं फाइब्रस प्रोटीन्स। फाइब्रस प्रोटीन्स जो होते हैं, जो फाइबर फॉर्म में हैं, ये लिखा हुआ है फेब्रिल फॉर्म में। फेब्रिल फॉर्म में जो धागेदार शक्ल में होते हैं, जैसे हमारे बालों में जो प्रोटीन है, हमारे नाखून में जो प्रोटीन है, ये फाइबर फॉर्म में है। तो इनकी पहली बात हमने करनी, फाइब्रस प्रोटीन्स जो हैं दे आर इन फेब्रिल फॉर्म, फाइबर फॉर्म में हैं ये होते हैं। और इनकी दूसरी बात यह है कि इनमें, इन फाइबर फॉर्म में जो धागेदार प्रोटीन है उनमें स्ट्रक्चर जो होती है, इट इज़ द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। और यही जो प्रोटीन्स हैं फाइब्रस प्रोटीन, दे आर इनसॉल्युबल इन एक्वस मीडिया। पानी वाले माहौल में ये इनसॉल्युबल हैं। एंड दे आर नॉन क्रिस्टलिन। तो इनकी जो अरेंजमेंट होती है प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स की, वो क्रिस्टल फॉर्म में, दानेदार शक्ल में नहीं होती। और ये इलास्टिक हैं, इनमें अल्लाह ने लचक भी रखी हुई है इन फाइब्रस प्रोटीन्स में। और दे प्ले स्ट्रक्चरल रोल, मतलब ये मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स बनाते हैं हमारी बॉडीज़ में, जैसे हमारे नाखून की स्ट्रक्चर, हमारे बालों की स्ट्रक्चर, तो इस तरह से स्ट्रक्चर बनाते हैं ये। दे डू नॉट डिसऑर्गेनाइज, आसानी से टूटते नहीं हैं, बाय चेंजेस इन देयर एनवायरनमेंट। जिस एनवायरनमेंट में, जिस बॉडी में, जिस सेल में पड़े हुए हैं जहाँ पे, तो वहाँ पे आसानी से ये ब्रेक नहीं होते। अगर बॉडी के अंदर थोड़ी बहुत चेंजेस भी आ गई हैं टेम्परेचर में, पीएच वगैरह में, तो ये आसानी से टूटते नहीं हैं। और इनकी एग्जाम्पल्स को देखते हैं यहाँ पे, ये इसके नीचे ये देखिए, सिल्क फाइबर, रेशम के कीड़े, सिल्क वर्म हमने लिखा हुआ है। रेशम के कीड़े जो रेशम के धागे बनाते हैं कुदरती तौर पे, ये फाइब्रस प्रोटीन की शानदार एग्जांपल है। और स्पाइडर वेब, ये मकड़ी जाल बुनती है अब धागों का, वो घरों में वो जाला सा लगे होते हैं, वहाँ पे वो बुना होते हैं, थ्रेड्स का मैश बनाया होता है, नेटवर्क बनाया होता है धागों का जाल सा, वो भी यही फाइब्रस प्रोटीन की एग्जांपल है। मायोसिन हमारे मसल में एक प्रोटीन है। और
केराटिन हमारे नाखून में और हमारे हेयर में, और फिब्रिन ब्लड क्लॉट, खून का कोई कट लग गया और खून बहते बहते ऐसा ऐसा जम गया। वो जहाँ पे जमा हुआ खून है उस जगह पे बारीक धागों का नेटवर्क बनता है। वो धागे इस प्रोटीन के हैं, फिब्रिन के हैं। तो ये हो गया। अब ये हो गया। वापस हम आते हैं इसी पेज को। ये देखिए, अब मैं पढ़ा रहा हूँ आपको ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स। ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स का ये मैं आपको दिखाता हूँ, वही पेज जो हम पढ़ रहे थे वो दिखाता हूँ। ये देखिए, ये ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स हैं। ये ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स में हम कहेंगे दे आर स्फेरिकल और एलिप्सॉइडल ड्यू टू मल्टीपल फोल्डिंग। बार बार बल खा के गोल शेप में हो जाते हैं ये। एलिप्सॉइडल का मतलब या स्फेरिकल, दोनों का मतलब गोल शेप है, जबकि वो धागेदार शेप में थे। अब उनमें स्ट्रक्चर थी सेकेंडरी प्रोटीन्स की, और टर्शरी पढ़ाते हुए मैंने कहा था ये ग्लोब्यूलर हैं, गोल से हो जाते हैं। जैसे किसी धागे को बल दे दें तो ये टर्शरी स्ट्रक्चर है इनमें, और वो इनसॉल्युबल थे। ये सॉल्युबल हैं एक्वस मीडिया में, पानी के मुख्तलिफ सॉल्यूशंस में ये सॉल्युबल हैं, और वो नॉन क्रिस्टल फॉर्म में थे, जबकि दे कैन बी क्रिस्टलाइज्ड। ख़ास माहौल में, ख़ास टेम्परेचर पे इनको स्पेशल शेप में, क्रिस्टल फॉर्म में, दानेदार शेप में लाया जा सकता है। और वो इलास्टिक थे, दे आर इनइलास्टिक, और वो मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं, जबकि ये फंक्शनल रोल है इनका। ये हमारी बॉडी से, हमारे सेल्स में मुख्तलिफ फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं। जैसा कि ये देखिए, ऑल एंजाइम्स और ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स, और ये क्या काम है इनका? रिएक्शन की स्पीड को तेज़ कर रहे होते हैं, ये काम है। हार्मोन्स हैं हमारी बॉडी में, वो मुख्तलिफ बहुत सारे काम कर रहे हैं हमारे। जैसे हमने कहा था इंसुलिन, ये एक हार्मोन है, दरअसल है तो प्रोटीन लेकिन ये हार्मोन है, और ये क्या कर रहा है हमारी बॉडी में? ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल कर रहा है, ये इसका काम है। तो ये फंक्शनल रोल प्ले कर रहे हैं। एंटीबॉडीज़ हैं, दिफाई प्रोटीन है, हमारी बॉडी का दिफा करते हैं जरासीम वगैरह से। हीमोग्लोबिन है तो ऑक्सीजन कैरी कर रहा है, तो ये सारे फंक्शनल रोल है इनका। और इनका हमने कहा था दे डू नॉट डिसऑर्गेनाइज, टूटते नहीं आसानी से, जबकि ये आसानी से टूट जाते हैं। डिसऑर्गेनाइज बाय फिज़िकल और फिजियोलॉजिकल चेंजेस, हमारी बॉडी में कोई चेंजेस आ गई, टेम्परेचर में, पीएच वगैरह में चेंजेस आ गई हैं, माहौल चेंज हो गया है सेल का, तो सेल के अंदर वो जो प्रोटीन पड़े हुए हैं वो भी डिसऑर्गेनाइज हो जाएंगे। तो ये हमने पढ़ लिया। अब हम नेक्स्ट अगले इसी पेज के अगले हिस्से की तरफ जा रहे हैं। ये देखिए, ये मैंने समरी सी बना दी हुई है इसके फंक्शंस ऑफ प्रोटीन्स की। तो हमारे इस टॉपिक में जो जो प्रोटीन्स के फंक्शन मुख्तलिफ जगहों पे दिए हुए हमने उनको इकट्ठा कर दिया है। तो हम कहेंगे 1, प्रोटीन्स मेक मैनी सेल स्ट्रक्चर्स। सेल के अंदर, सेल के कई सारे हिस्से प्रोटीन के बने हुए हैं। तो याद है सेल मेम्ब्रेन, लिपिड्स और प्रोटीन फॉस्फोलिपिड्स से बनी होती है। फॉस्फोलिपिड्स और प्लस प्रोटीन्स भी होते हैं इसमें। तो प्रोटीन्स मेक सेल स्ट्रक्चर्स लाइक सेल ऑर्गेनल्स एंड सेल मेम्ब्रेन। इस तरह से हमने कहा एंजाइम, सारे एंजाइम ग्लोब्यूलर प्रोटीन हैं। एंजाइम्स कंट्रोल स्पीड ऑफ मेटाबॉलिज्म, केमिकल रिएक्शंस की स्पीड को तेज़ करते हैं एंजाइम्स। दूसरा काम इनका ये हो गया प्रोटीन्स का। कुछ प्रोटीन्स हार्मोन्स हैं। शानदार एग्जांपल आपके पास इंसुलिन की है। तो दे रेगुलेट मेटाबॉलिज्म, जिसमें होने वाले केमिकल प्रोसेसेस को, जैसा कि इंसुलिन जो है वो ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल कर रहा है, और हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन और बॉडी, ऑक्सीजन को जिस्म के एक से दूसरे से पहुंचा रहा है। और एंटीबॉडीज़ ये प्रोटीन्स हैं, दे डिफेंड द बॉडी फ्रॉम पैथोजेंस, पैथोजन बीमार करने वाले जो जरासीम वगैरह हैं, बैक्टीरिया वगैरह, उनसे हमें बचा के रखते हैं। और फिब्रिन ब्लड क्लॉटिंग में रोल प्ले कर रहा है फिब्रिन। और मायोसिन हमारे मसल्स में, मुख्तलिफ बॉडी ऑर्गन्स में, और बॉडी मूवमेंट्स, ऑर्गन्स की मूवमेंट या पूरी बॉडी की मूवमेंट में मायोसिन रोल प्ले कर रहा है।
मूवमेंट में और प्रोटीन भी हैं, हमारी बुक में फ़िलहाल यही लिखा हुआ है मायोसिन। और क्रोमोसोम्स की मूवमेंट सेल के अंदर, माइटोसिस मियोसिस शायद आपने 9th-10th में पढ़ा हो कहीं पे, तो वो जब सेल डिवाइड हो रहा होता है तो उस वक्त प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये उसके मुख्तलिफ मराहिल हैं। वहाँ पे एक मरहले पे, उसके मरहले का नाम ये लिखा हुआ है एनाफेज में, वो प्रोटीन्स जो हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं वो मूव करते हैं। आधे क्रोमोसोम सेल के एक एंड की तरफ जा रहे होते हैं और आधे दूसरे एंड की तरफ जा रहे होते हैं, तो उन क्रोमोसोम्स को मूवमेंट दे रहे होते हैं प्रोटीन। और वो प्रोटीन एक्स्ट्रा ये है, हम बुक में तो नहीं है, मैंने वैसे लिख दिया, उसका नाम है ट्यूबुलिन, स्पिंडल फाइबर के अंदर होता है ये उनको मूवमेंट दे रहा होता है, क्रोमोसोमल मूवमेंट को एनाफेज के दौरान। तो ये फंक्शंस भी हमने समराइज कर दिए। ये एंड हो गया। अब हम अगले पेज की तरफ जा रहे हैं। अगले पेज पे, अगला पेज ये हमारा प्रोटीन वाला टॉपिक ख़त्म हो गया हुआ है और अब हम अगले टॉपिक की तरफ जा रहे हैं, न्यूक्लिक एसिड्स की तरफ। तो याद रहे, नाउ वी आर प्रोसीडिंग टूवर्ड्स द एंड ऑफ द चैप्टर के आहिस्ता आहिस्ता इख्तिताम की तरफ हम जा रहे हैं हम। और मेरा ख्याल है इट विल टेक ऑलमोस्ट 3 days टू गेट कम्प्लीटेड। चैप्टर कंप्लीट होने में 3 दिन और लगेंगे, एक यही डे और 2 और, तो बाकी बातें हम बाद में करेंगे। अब हम अपने पॉइंट की तरफ जा रहे हैं। व्हाट आर न्यूक्लिक एसिड्स? आपको शायद आइडिया है कि डीएनए और आरएनए, इन दोनों को मिला के हम कह देते हैं न्यूक्लिक एसिड्स। लेकिन क्यों न्यूक्लिक एसिड्स कह दिया इनको? पहले थोड़ा सा गाइड कर दूँ आपको। डीएनए जो है मेनली न्यूक्लियस में पाया जाता है, क्रोमोसोम्स में होता है ये डीएनए। थोड़ी सी अमाउंट इसकी माइटोकॉन्ड्रिया में भी पड़ा होता है डीएनए, और थोड़ी सी अमाउंट में क्लोरोप्लास्ट में भी पड़ा होता है, सेल के क्लोरोप्लास्ट में, सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में। और मेन जो डीएनए है वो सेल के न्यूक्लियस में पड़ा हुआ है। अगर हम आरएनए की बात करें तो सेल के न्यूक्लियस के अंदर एक उसका एरिया है न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस का हिस्सा है न्यूक्लियोलस, तो आरएनए वहाँ पड़ा होता है। और आरएनए इज़ आल्सो फाउंड इन राइबोसोम में। आगे आप सेल पढ़ने वाले हैं तो वहाँ पे आप पढ़ेंगे राइबोसोम में है आरएनए। और साइटोसोल यानी साइटोप्लाज्म में होता है आरएनए। और थोड़ी बहुत अमाउंट में कुछ अदर पार्ट्स भी हैं सेल के, वहाँ पे भी जो आप वो ये पार्ट्स पढ़ेंगे वहाँ आप इसके एक्सप्लेनेशन में जाएंगे। तो अब हम न्यूक्लिक एसिड्स की आहिस्ता आहिस्ता डिटेल में जा रहे हैं। अब हम थोड़ा सा नेक्स्ट अगली बात कर रहे हैं, आइसोलेशन। तो इनको सबसे पहले किस बंदे ने अलग करके स्टडी किया था? तो इट इज़ एफ मीशर ने 1869 में पस सेल्स, फ़र्ज़ कीजिए स्किन में कोई ज़ख़म आ गया और ज़ख़म ख़राब हो गया और वहाँ पस पड़ गई है, वो पस वाले वहाँ से सेल्स लेके, कोई सेल लेके उस सेल से के न्यूक्लियस में से केमिकल्स को अलग किया था, वो थे न्यूक्लिक एसिड्स। तो मीशर ने 1869 में न्यूक्लिक एसिड्स को फर्स्ट टाइम आइसोलेट किया था, अलग किया था फ्रॉम पस सेल्स, बिकॉज न्यूक्लिक एसिड्स वर आइसोलेटेड फ्रॉम न्यूक्लियस, पस सेल्स के न्यूक्लियस में से अलग किए थे। और आज हमें पता है कि ये जो न्यूक्लिक एसिड्स हैं दे आर एसिडिक इन नेचर, तेज़ाबी खासियत है इनमें। न्यूक्लियस में से अलग किया सेल्स के और एसिडिक हैं ये, सो दे आर कॉल्ड न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लियस में से और एसिडिक नेचर की वजह से न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड्स की मज़ीद हम आगे डिटेल में जाएंगे तो हम कहेंगे न्यूक्लिक एसिड्स जो हैं दे आर कॉम्प्लेक्स पॉलीमर्स ऑफ यूनिट्स कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड्स। तो ये पेचीदा पॉलीमर हैं, मजमुआ हैं छोटे छोटे यूनिट्स का, छोटे छोटे टुकड़ों का,
और उन टुकड़ों का नाम है न्यूक्लियोटाइड। ये आपको मैं ऐसे समझाता हूँ। ये देखिए, ये मैंने दिखा दिया आपको आरएनए का चेन। आरएनए में एक चेन होता है, लंबे लंबे चेन होते हैं ये, जो छोटे टुकड़ों के जुड़ने से ये लंबे चेन बने। उन टुकड़ों का नाम न्यूक्लियोटाइड था। तो ये बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़ के ये चेन बन गया। ये पॉलीमर है बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स का। ऐसा ही ये डबल धागे वाला जो मॉलिक्यूल होता है वो डीएनए होता है। आरएनए में सिंगल धागा होता है, सिंगल चेन होता है, इसमें डबल चेन होता है। इन्हीं दोनों चेन्स को मैंने अलग कर दिया डीएनए के। एक चेन ये दिखा दिया, एक चेन ये दिखा दिया। और एक चेन को हम तोड़ दें, इसको हम अगर हम तोड़ सकें तो इसके यूनिट्स में चेंज कर दें इसको, तो यहाँ से इसको तोड़ दो, यहाँ पे तोड़ दो, यहाँ पे कट दे दो, यहाँ पे कट दे दो, यहाँ पे कट दे दो, यहाँ पे दे दो, छोटे छोटे टुकड़ों में चेंज कर दिया इसको, अगर हम कर सकें तो यही फ़र्ज़ कीजिए यही इसके यूनिट्स हैं न्यूक्लियोटाइड्स, ये सारे जो हमने दिखा दिए हैं। अब हम उसी इन्हीं टुकड़ों में से एक टुकड़ा उठा लेते हैं, एक न्यूक्लियोटाइड को उठा लेते हैं। अब उसकी केमिकल नेचर को स्टडी करते हैं कि कैसे। ये देखिए, बस यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड को हम स्टडी कर रहे हैं। व्हाट इज़ ए न्यूक्लियोटाइड? न्यूक्लियोटाइड के दो हिस्से कर दिए हमने। एक का नाम है न्यूक्लियोसाइड और दूसरे का नाम है फास्फोरिक एसिड। ये दो टुकड़े कर दिए। एक न्यूक्लियोटाइड के मज़ीद दो छोटे हिस्से कर दिए। ये जो एक टुकड़ा लिया था हमने यहाँ से, उसके मज़ीद छोटे हिस्से कर दिए। एक का नाम न्यूक्लियोसाइड रख दिया और दूसरे का नाम फास्फोरिक एसिड। अब पहले न्यूक्लियोसाइड को समझ लेते हैं, फिर हमें ज़्यादा क्लियर पिक्चर हमारे सामने आ जाएगी। व्हाट इज़ ए न्यूक्लियोसाइड? न्यूक्लियोसाइड इज़ ए कंपाउंड विच इज़ मेड ऑफ ए पेंटोज शुगर एंड वन नाइट्रोजनस बेस। एक नाइट्रोजन रखने वाला मॉलिक्यूल है और एक पेंटोज शुगर है। इन दो टुकड़ों के जुड़ने से जो कंपाउंड बनेगा इट विल बी कॉल्ड न्यूक्लियोसाइड। तो मज़ीद आगे चलते हैं। ये दो टुकड़े कौन से हैं? पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस। पहले पेंटोज शुगर को एक्सप्लेन करते हैं। पेंटोज शुगर आप पढ़ चुके हैं, मैं डिटेल में आपको पढ़ा चुका हूँ। 5 कार्बन वाला शुगर C5H10O5, तो वो शुगर मैंने कहा था राइबोस, डीऑक्सीराइबोस, ये दोनों पेंटोज हैं। ये दोनों मैंने ये दिखा दिए आपको। ये राइबोस आरएनए में जो होगा वो राइबोस, डीएनए में जो होगा वो डीऑक्सीराइबोस। इन दोनों का फ़र्क क्या है? इन दोनों में डीऑक्सी, एक ऑक्सीजन को निकाल दिया था हमने, कम किया था, तो ये रह जाएगा C5H10O4, एक O कम है। इधर है राइबोस में C5H10O5। तो ये देखिए इसके कार्बन नंबर 2 पे, ये देखिए कार्बन 1 2 3 4 5 कार्बन। इसके कार्बन 2 पे यहाँ पे होता है राइबोस में HOH, जबकि डीऑक्सीराइबोस के कार्बन 2 पे देखिए H और H है, O नहीं है यहाँ पे। तो ये याद रहे, यहाँ पे एक O, कार्बन 2 पे O नहीं होता डीऑक्सीराइबोस शुगर में, बाकी सारा ये इनकी शक्लें सेम हैं। तो ये आप, उम्मीद है कि आप ये रिंग बना लेंगे। 2 लाइनें, फिर 2 लाइनें ये वाली और नीचे एक सीधी लाइन। फिर आपने इसके कार्बन के नंबर डालने, कार्बन 1 2 3 4 5 और फिर HOH। अब इस पे यहाँ पे आपकी मर्ज़ी है, OH को ऊपर लिख दीजिए या OH को नीचे लिख दें, H को ऊपर लिख दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। HOH यहाँ पे H बन गया, H रह गया रिंग फॉर्मेशन में, और O को यहाँ दरम्यान में हमने दिखा दिया, और आखिरी कार्बन रिंग से बाहर CH2H। तो ये रिंग है डीऑक्सीराइबोस का, ये डीएनए में लगेगा शुगर। अगर हम आरएनए की बात कर रहे होंगे तो फिर इसकी बात नहीं करेंगे, ये शुगर लगेगा वहाँ पे। तो जी न्यूक्लियोसाइड में एक पेंटोज शुगर होगा और एक नाइट्रोजनस बेस होगा। अब नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजन रखने वाले कंपाउंड्स हैं ये। थोड़ा सा ऊपर दिखाता हूँ मैं आपको, ये वाले जो शुगर्स हैं, ये आपको क्लियर पिक्चर दिखाता हूँ इसकी। जो नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं ये
दो ग्रुप्स हैं इसके, एक का नाम प्योरीन्स, दूसरे ग्रुप का नाम पैरामिडीन्स। जो इस ग्रुप में है प्योरीन में, उनमें डबल रिंग होते हैं। ये प्योरीन की पहचान याद रखिएगा, डबल रिंग होते हैं इनमें। एक रिंग ये है, एक रिंग ये है। ये दो रिंग वाले जो नाइट्रोजनस कंपाउंड होते हैं, नाइट्रोजनस बेसिस हैं, दे आर कॉल्ड प्योरीन। जो जिनमें सिंगल रिंग बनेगा, ये बेंजीन की तरह का 6 कोने वाला रिंग, जैसे इसका ये रिंग था, इस तरह का जो रिंग अकेला बनेगा यहाँ पे, तो वो पैरामिडीन्स हैं। पैरामिडीन्स में सिंगल रिंग, और प्योरीन जो नाइट्रोजन बेसिस हैं इनमें डबल रिंग। एग्जांपल क्या है प्योरीन की? एडेनिन और गुआनिन। इसको आप एडेनाइन कह दीजिए, गुआनाइन कह दीजिए, या एडेनिन गुआनिन कह दीजिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों ही ठीक हैं। तो ये एडेनिन और गुआनिन, ये दोनों मिलके इनका ग्रुप कौन सा है? प्योरीन। डबल रिंग है, इसमें भी डबल रिंग है, इसमें भी डबल रिंग है। इस वक्त जो मैंने आपको शक्ल दिखाई सिर्फ एडेनिन की है, ये एडेनिन का डबल रिंग दिखा दिया है। गुआनिन बनाऊंगा तो उसमें भी ऐसा ही रिंग बनेगा, थोड़ा सा बस उसके केमिकल स्ट्रक्चर का फर्क होगा। पैरामिडीन जिनमें सिंगल रिंग होता है, ऐसी नाइट्रोजन बेसिस जिनमें सिंगल रिंग होता है, और उसमें ये तीन है, साइटोसिन, थायमीन, यूरासिल। यूरासिल बनाओगे तो तब भी ऐसा ही रिंग होगा, साइटोसिन बनाओगे तो भी ऐसा रिंग होगा, थायमीन बनाओगे तो ऐसा रिंग होगा। हाँ, केमिस्ट्री का थोड़ा सा केमिकल का फर्क होगा, शेप रिंग की वही रहेगी। तो अब अगर हम डीएनए की बात करेंगे तो डीएनए बनाने में ये चारों हिस्सा लेते हैं, ये जो एक ही सीड में, एक ही कतार में, ये वाले चारों, यानी एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमीन डीएनए बनाने में हिस्सा लेंगे। और जब आरएनए बनाने की बात करेंगे तो एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायमीन की जगह पे ये आ जाएगा यूरासिल। तो यूँ हो जाएंगे आरएनए में एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरासिल, ये चार हिस्सा लेते हैं आरएनए में। और डीएनए में ये एक ही लाइन में जो है ये चारों हिस्सा लेते हैं। और अब मैं आपको एडेनिन की स्ट्रक्चर बनाना सिखा दूं, तो फिर दोबारा हल्का सा रिवाइज कर लें बातों को। एक जो न्यूक्लियोसाइड जो था, एक न्यूक्लियोसाइड में ये नाइट्रोजन बेसिस, इनमें से कोई एक, जितने भी ये मैंने दिखाए हैं, 3 ये दिखाए हैं, 2 ये दिखाए हैं, इनमें से कोई एक नाइट्रोजन बेस, और उधर से एक पेंटोज शुगर। जब ये दो चीज़ें जुड़ेंगी आपस में, यानी एक ये, तो ये बन जाएगा न्यूक्लियोसाइड। और न्यूक्लियोटाइड भी दिखाते हैं, वापस आते हैं जो हम पढ़ रहे थे ऊपर, उसको दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, बस यहाँ पे हम रुकते हैं। न्यूक्लियोसाइड में ये दो चीज़ें, पेंटोज शुगर और एक नाइट्रोजन बेस, सिर्फ एक ये और एक शुगर, ये दो जुड़ जाएंगे आपस में तो बन जाएगा न्यूक्लियोसाइड। और अगर ये जो था फास्फोरिक एसिड, ये भी जुड़ जाएगा, तीनों चीज़ें जुड़ जाएंगी, 1, 2 और 3, ये फास्फोरिक एसिड भी जुड़ जाएगा, तो फिर ये बन जाएगा न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड क्या है? इट इज़ ए कंपाउंड विच इज़ मेड ऑफ 1 पेंटोज शुगर, 1 नाइट्रोजन बेस एंड 1 फास्फोरिक एसिड। ये तीनों जुड़ जाएंगे तो न्यूक्लियोटाइड है, और 2 जुड़ेंगे, फास्फोरिक एसिड नहीं होगा, शुगर और बेस होंगे, तो बन जाएगा न्यूक्लियोसाइड। फास्फोरिक एसिड का फार्मूला आप सारे बच्चों को पहले से ही आता है, मैंने सिखाया था। पी दरम्यान में लिख दो, एक तरफ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड लगा के, और 3 OH, 1, 2, 3, ये 3 OH जोड़ दो, ये बनेगा H3PO4, ये O4, तो H3PO4, ये फास्फोरिक एसिड का फार्मूला बन गया। तो अब फिर आगे बढ़ रहे हैं हम। अब मैं अगली स्ट्रक्चर आपको सिखा रहा हूँ, वो है, ये हमने प्योरीन की बातें, पैरामिडीन की बातें कर ली, इसका एडेनिन की स्ट्रक्चर आपको आना ज़रूरी है, क्योंकि आपके बुक में ये लाजम हमने बनाना है। आगे बताता हूँ कि क्या कहाँ बनाना है। तो एडेनिन बनाने का तरीका मुझसे सीख लीजिए। आप सबसे पहले 6 कोने वाला बेंजीन की तरह का रिंग बना दीजिए। यहाँ से एक लाइन ये, एक लाइन ये, एक लाइन नीचे, एक लाइन इधर से भी नीचे, और 2 लाइनें अंदर की तरफ। ये बना दिया आपने एडेनिन
में सिंगल रिंग बना दिया बेंजीन की तरह का, 6 कोने वाला रिंग पहले बना दिया आपने। तो ये 6 कोने वाला रिंग बना के इसके साथ इस जगह से जहाँ पे ये मैंने इसके 5 लिखे, इसके नंबरिंग ऐसे यहाँ से शुरू करनी है। 1 पहला कोना, 2 दूसरा कोना, तीसरा कोना, चौथा कोना, 5वां कोना और ये छठा कोना। ये 6 कोने हैं इसके बेंजीन की तरह के रिंग के। एरोनिन बनाते वक्त एक रिंग ये बनाया, एक रिंग यहाँ से बना दीजिए। एक नंबर 5 से एक लाइन हमने आगे ले गए, एक लंबी थोड़ी सी लाइन लगा दीजिए क्योंकि इसके कोने 5 हैं, इसलिए इस लाइन को थोड़ा लंबा कर दीजिए क्योंकि इसमें कोने 6 थे, इसमें एक कोना कम करना है, इसलिए इस लाइन को ज़रा लंबा ले आइए नीचे और एक फिर नीचे लाइन ले आइए और इसको जोड़ दीजिए निचले हिस्से से नंबर 4 से इसको। तो ये 5 कोने वाला रिंग बनाना है आपने और ये 6 कोने वाला रिंग बनाना है। इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करनी है आप लोगों ने। 6 कोने वाला रिंग, एक लाइन ये, एक ये, 2 तिरछी लाइनें, 2 सीधी लाइनें, एक ये, फिर 2 तिरछी लाइनें, ये रिंग हो गया। अब यहाँ से एक लाइन, फिर एक तिरछी लंबी लाइन, फिर एक अंदर की तरफ लाइन और फिर ये इसको जोड़ दीजिए उस रिंग से। ये आपने रिंग बना दिया। अब इसमें आपने याद करने का तरीका सुनिए ज़रा मुझसे। 1379 लिख लीजिए, 1379 अपने लिए लिख लीजिए, याद रखना है आपने इसको। 1379 पे नाइट्रोजन लगा दीजिए। 1 पे नाइट्रोजन, 3 पे नाइट्रोजन, 7 पे नाइट्रोजन, 9 पे नाइट्रोजन। बाकी जितने कोने बच गए सब पे कार्बन लगा दीजिए। 2 बच गया यहाँ पे कार्बन, 4 बच गया यहाँ पे कार्बन, 5 पे कार्बन, 6 पे कार्बन, 8 पे कार्बन। तो 1379 नाइट्रोजन, बाकी सारे कार्बन, ये भी लगा दिया आपने। अब इनकी वैलेंसीज पूरी कर दें कि नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 है और कार्बन की 2 है। तो जहाँ जहाँ नाइट्रोजन है उसकी 3 वैलेंसी पूरी करनी है आपने। वैलेंसी पूरी करने का तरीका, डबल बॉन्ड लगा दिया हमने यहाँ पे। ये आप नाइट्रोजन की वैलेंसी गिनते हैं, नाइट्रोजन के इस तरफ 2 बॉन्ड और नीचे इसके 1 बॉन्ड, ये 3 वैलेंसी पूरी हो गई। कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी करनी है। पहले डबल बॉन्ड लगाइए, कार्बन ये था, इसकी पहले गिने कितनी वैलेंसी थी, 1, और इधर पहले रिंग बनाते हुए हमने 1 बॉन्ड लगाया था। अब यहाँ पे एक और बॉन्ड लगा दीजिए। अब इसकी वैलेंसी होगी 3, 2 ये और 1 ये, कार्बन के 3 पूरी नहीं हो रही तो समझ लीजिए ऑटोमेटिकली यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन की 1 वैलेंसी होगी, यहाँ पे C के साथ 1 बॉन्ड होगा, तो ये 4 वैलेंसी पूरी होगी। 1 और 1 2 और 2 ये 4। नाइट्रोजन की भी पूरी हो चुकी है डबल बॉन्ड लगाने से, 2 इस तरफ और 1 इस तरफ। आगे चलिए, इस कार्बन की और इस कार्बन के दरमियान कार्बन की वैलेंसी होनी चाहिए 4। तो इस वक्त इस कार्बन की देखें कितनी है, 1, इससे जो लाइनें निकल रही हैं, 1 और 1 इस तरफ, 2 और 1 इस तरफ, 3 और 1 डबल बॉन्ड लगा दीजिए, 4 हो गई पूरी। इस कार्बन की भी इस तरह से 4 पूरी हो चुकी है। एक ऐसे लाइन ये जा रही है, एक लाइन बॉन्ड ये है और 2 बॉन्ड इसके नीचे हो गए, ये 4 वैलेंसी पूरी होगी। इस कार्बन की छठे की पूरी करते हैं। इसमें ये 3 थी, इस तरफ डबल बॉन्ड था, 2 इस तरफ और 1 इस तरफ, 3 तो पूरी हो गई। इसमें याद रखिएगा, एडेनिन याद करते वक्त लाजमी पहचान है इसकी, लाजिम आपने याद रखना है। 6 नंबर पे अमाइनो ग्रुप लगा होता है इसके एडेनिन में, 6 नंबर पे एडेनिन में सिर्फ अमाइनो ग्रुप लगा होता है। तो ये NH2 लगा दीजिए यहाँ पे। तो ये इसकी वैलेंसी पूरी होगी, 1 और 2 इस तरफ 3 हो गई और 1 इस तरफ हो गई 4। ये इसकी इस रिंग की वैलेंसी पूरी कर। इधर आ जाइए 7 नंबर पे नाइट्रोजन, इसकी वैलेंसी 1 इस तरफ बॉन्ड है, 1 इस तरफ है 2, एक डबल बॉन्ड लगा दीजिए, 3 वैलेंसी पूरी होगी नाइट्रोजन की। इस कार्बन पे आ जाइए, कार्बन की वैलेंसी 4 पूरी करनी है, तो 2 इस तरफ है और 1 नीचे, 3 और 1 H लगा दीजिए, 4 वैलेंसी पूरी हो गई। और नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 पूरी करनी है, 1 इस तरफ है, 1 इस तरफ है। तो अब आप ज़हन में आ रहा होगा कि डबल बॉन्ड लगा दें। डबल बॉन्ड नहीं लगा सकते क्योंकि इस तरफ लगाते हैं डबल बॉन्ड तो इस कार्बन की वैलेंसी ज़्यादा हो जाएगी, इस तरफ लगाते हैं तो फिर इस कार्बन की ज़्यादा हो जाएगी, लिहाजा यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं आना, H लगना है। हम नहीं लगा रहे, होता है मतलब है कुदरती तौर पे, तो ये H लगा दिया हमने, इसकी वैलेंसी पूरी हो गई। ये इस तरह से ये रिंग आपको बनाना आना चाहिए, इसकी प्रैक्टिस आपने लाजमी करनी है। अब हम एंड की तरफ जा रहे हैं, पहले मैं टाइम देख लूँ कितने मिनट हो गए हैं, 29 मिनट्स हो गए हैं। तो चलिए आज इतना ही काम काफ़ी है, इसको आप प्रैक्टिस में रखिए। इसकी ज़रूर जो मैंने रिंग सिखाए हैं इसको बना लीजिएगा, क्योंकि आगे बड़ा इम्पोर्टेंट फार्मूला आ रहा है ATP का, जो कल हम स्टडी करेंगे, वो कल सिखाऊंगा आपको आपने कैसे ड्रा करना है। तो कल तक अल्लाह हाफिज़, कल इंशाल्लाह दोबारा अगले लेक्चर में मिलेंगे।